क्या आपने कभी सोचा है कि एलियन हमारे ब्रह्मांड में हैं या नहीं? रात के साफ आसमान में जब हम उन अनंत तारों को देखते हैं तो यह सवाल मन में आना स्वाभाविक है। क्या हम इस विशाल अनंत ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर कहीं दूर किसी और गैलेक्सी में, किसी और सोलर सिस्टम में कोई और सिविलाइजेशन भी हमारी तरह आसमान को देख रही है और यही सवाल पूछ रही है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से मनुष्य को प्रेरित किया है, कल्पना को उड़ान दी है और वैज्ञानिक खोज को एक नई दिशा दी है। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे। इतनी विशाल जगह में क्या यह संभव है कि जीवन सिर्फ एक छोटे से नीले ग्रह पृथ्वी पर ही पनपा हो? यह सवाल सिर्फ दार्शनिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। वैज्ञानिक आज पूरी शिद्दत से इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हैं। हम रेडियो टेलीस्कोप से अनजान संकेतों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं, दूरबीन से एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को एनालाइज कर रहे हैं और अपने ही सोलर सिस्टम में जीवन के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। हर नई खोज इस संभावना को और मजबूत करती है कि हम अकेले नहीं हैं। जीवन के लिए जरूरी तत्व जैसे पानी और कार्बन ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद हैं। तो फिर जीवन क्यों नहीं हो सकता? इस विषय की गहराई में उतरना, कॉस्मिक पर्सपेक्टिव को समझना हमें अपने अस्तित्व के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। इस कॉस्मिक यात्रा में हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करेंगे। हम कल्पना और विज्ञान दोनों का सहारा लेंगे। आज हम एलियन से जुड़ी 10 सबसे दिलचस्प बातों पर बात करेंगे। हम उनकी एग्जिस्टेंस की संभावनाओं से लेकर उनकी टेक्नोलॉजी, उनके साथ पहली मुलाकात की कल्पना और उनसे जुड़े खतरों और फायदों तक हर पहलू पर गौर करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर निकाल रहे हैं जो आपको इस ब्रह्मांड को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, क्या एलियन सच में हैं? इसका जवाब देने के लिए हमें नंबर्स का सहारा लेना होगा, कॉस्मिक नंबर्स का। हमारी अपनी गैलेक्सी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में ही लगभग 100 से 400 अरब तारे हैं और वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड में ऐसी कम से कम 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। अब आप इन दोनों अंकों को आपस में गुणा करके देखिए, जो संख्या आएगी यूज बोलना भी मुश्किल है। यह ब्रह्मांड में मौजूद तारों की कुल संख्या है। इतने सारे तारों के बीच क्या यह अजीब नहीं होगा कि सिर्फ हमारा सूरज ही एक ऐसा तारा हो जिसके पास जीवन वाला ग्रह हो? इसी तर्क पर आधारित है फेर्मी पैराडॉक्स। 1950 में भौतिक विज्ञानी एनरिको फेर्मी ने सवाल उठाया था, अगर ब्रह्मांड में इतने सारे तारे और ग्रह हैं तो अब तक हमें एलियन सिविलाइजेशन के सबूत क्यों नहीं मिले? कहाँ हैं सब? इस पैराडॉक्स के कई संभावित उत्तर हैं। हो सकता है कि इंटेलिजेंट लाइफ बेहद दुर्लभ हो, या शायद सिविलाइजेशंस बनने के बाद जल्दी ही खुद को नष्ट कर लेती हैं, चाहे वो परमाणु युद्ध से हो या पर्यावरण संकट से। एक और दिलचस्प संभावना ये है कि वो मौजूद हैं लेकिन हमसे संपर्क नहीं करना चाहते, या शायद वो इतने एडवांस्ड हैं कि हम उनके संकेतों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट है ड्रेक इक्वेशन। यह एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हमारी गैलेक्सी में एक्टिव कम्युनिकेटिव एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस की संख्या का अनुमान लगाने की कोशिश करता है। इसमें कई वेरिएबल्स हैं, जैसे तारों के बनने की दर, उनके पास ग्रह होने की संभावना, उन ग्रहों पर जीवन पनपने की संभावना और उस जीवन के इंटेलिजेंट बनने की संभावना। हालांकि हम इनमें से कई वेरिएबल्स की अकलौट वैल्यू नहीं जानते, लेकिन ये इक्वेशन हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि स्टैटिस्टिकल रूप से एलियन लाइफ की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर जब हम ब्रह्मांड के विशाल पैमाने को देखते हैं तो एलियन लाइफ का ना होने से ज़्यादा असंभव लगता है। शायद वो कार्बन बेस्ड ना होकर सिलिकॉन बेस्ड हों, शायद वो गैस के बने विशाल जीव हों जो जुपिटर जैसे ग्रहों पर रहते हों, या शायद वो ऐसी एनर्जी बीइंग्स हों जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मांड कल्पना से भी ज़्यादा विचित्र है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एलियंस की मौजूदगी एक बेहद प्रबल संभावना है जिसे हमें खुले दिमाग से एक्सप्लोर करना चाहिए। चलिए अब एक पल के लिए विज्ञान को किनारे रखते हैं और अपनी कल्पना को उड़ने देते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जिसका आसमान लाल है,
क्योंकि वो एक रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाती है। यहाँ 2 सूरज उगते और डूबते हैं, जिससे दिन और रात का चक्र बेहद जटिल है। यहाँ के पेड़ पौधे नीले या काले रंग के हैं, क्योंकि वो अपने सूरज से आने वाली अलग तरह की रोशनी को अब्जॉर्ब करने के लिए इवॉल्व्ड हुए हैं। हवा में एक अजीब सी हल्की महक है, जो वहां के अनोखे केमिकल कॉम्पोजिशन का नतीजा है। आसमान में विशाल पंखों वाले जीव उड़ रहे हैं, जिनके शरीर पर बायोल्यूमिनेसेंट पैटर्न्स चमक रहे हैं। यहाँ के शहर जमीन पर नहीं, बल्कि हवा में तैरते हुए विशाल फ्लोटिंग आइलैंड्स पर बसे हैं। ये शहर ऑर्गेनिक मटेरियल से बने हैं, जैसे वो जिंदा हों और धीरे धीरे बढ़ रहे हों। इमारतें क्रिस्टल की तरह चमकती हैं और दिन के अलग अलग समय पर रंग बदलती हैं। यहाँ के निवासी, जो हमारे जैसे नहीं दिखते, शायद उनके 3 हाथ और 1 आंख हो, इन्हीं शहरों में रहते हैं। उनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम टेलीपैथिक कमांड्स पर चलता है और वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लाइट के स्ट्रीम्स पर सफर करते हैं। उनका समाज बेहद शांत और सामूहिक चेतना पर आधारित है। एक एलियन का दिन शुरू होता है सुबह की धुन से, जो हवा में तैरते हुए साउंड क्रिस्टल्स से निकलती है। नाश्ते में वो ऐसी चीजें खाते हैं जो रोशनी और एनर्जी को सीधे कंज्यूम करती हैं। उनका काम हमारी तरह 9 से 5 का नहीं, बल्कि क्रिएटिव और कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन से जुड़ा है। वो अपना ज्यादा समय काला, विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में बिताते हैं। उनके एंटरटेनमेंट का जरिया है दूसरे डायमेंशंस की यात्रा करना या अपने मन में पूरी दुनिया बनाना और यूज अनुभव करना। उनके लिए समय का अनुभव भी अलग है। वो शायद भविष्य की झलक देख सकते हों। रात होने पर जब दोनों सूरज डूब जाते हैं और आसमान गहरे बैंगनी रंग का हो जाता है, तब वहाँ के निवासी एक जगह इकट्ठे होते हैं। वो अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जोड़कर एक विशाल साइकिक नेटवर्क बनाते हैं, जिससे वो पूरे ग्रह की जानकारी और अनुभव एक दूसरे से साझा करते हैं। ये उनका सोशल मीडिया है, उनका परिवार है, उनका सब कुछ है। ये सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन ये हमें यह याद दिलाती है कि जीवन का मतलब सिर्फ वैसा नहीं हो सकता जैसा हम पृथ्वी पर जानते हैं। ब्रह्मांड में जीवन के अनंत रूप हो सकते हैं, हमारी कल्पना से भी परे। कल्पना से वापस विज्ञान की दुनिया में आते हैं। आखिर हम एलियंस को ढूंढने के लिए कर क्या रहे हैं? ये सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज तक सीमित नहीं है, बल्कि असली वैज्ञानिक प्रयास भी हो रहे हैं। सबसे मशहूर प्रयास है सेटी, यानी सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम विशाल रेडियो टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को सुनते हैं। आइडिया ये है कि अगर कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन है, तो वो भी शायद रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर रही होगी, ठीक हमारी तरह। सेटी के वैज्ञानिक इन सिग्नल्स में उन नेचुरल पैटर्न्स ढूंढते हैं, ऐसे पैटर्न्स जो किसी तारे या गैलेक्सी से न आ रहे हों, बल्कि किसी ने जानबूझकर भेजे हों। अब तक हमें कोई ऐलान इश्क नहीं मिला है, लेकिन कई बार कुछ दिलचस्प सिग्नल्स मिले हैं, जैसे 1977 का वाव सिग्नल। ये एक बेहद शक्तिशाली नैरो बैंड सिग्नल था जो 72 सेकंड्स तक चला और फिर गायब हो गया। आज तक हम नहीं जानते कि वो कहां से आया था। इसके अलावा हम अब खुद भी मैसेज भेज रहे हैं। 1974 में अरेसीबो टेलीस्कोप से हमने एक मैसेज M13 स्टार क्लस्टर की तरफ भेजा, जिसमें इंसान, DNA और हमारे सोलर सिस्टम की जानकारी थी। इसे वहां पहुंचने में 25,000 साल लगेंगे। रेडियो सिग्नल्स के अलावा एक और बड़ा तरीका है एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन। नासा के केपलर और टेस मिशंस ने हजारों ऐसे ग्रह खोजे हैं जो दूसरे तारों का चक्कर लगा रहे हैं। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम इन ग्रहों के एटमॉस्फेयर को एनालाइज कर सकते हैं। हम वहां ऑक्सीजन, मेथाने या पानी जैसे बायोसिग्नेचर्स ढूंढ रहे हैं। ये ऐसे केमिकल हैं जो जीवन की मौजूदगी का संकेत दे सकते हैं। अगर हमें किसी एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में इन गैसेस का कॉम्बिनेशन मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ी खोज होगी और हमें दूर देखने की भी जरूरत नहीं है। हम अपने ही सोलर सिस्टम में जीवन के संकेत ढूंढ रहे हैं। मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर्स वहां पुराने माइक्रोब्स के फॉसिल ढूंढ रहे हैं। जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा और सैटर्न के चंद्रमा एनचेलादुस की बर्फीली सतह के नीचे विशाल समुद्र होने के पक्के सबूत हैं। क्या पता इन अंधेरे ठंडे समुद्रों में जीवन का कोई रूप मौजूद हो। ये खोज एक ऐसी सुई को ढूंढने जैसी है जो घास के ढेर में नहीं,
बल्कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं खो गई है। ये मुश्किल है, लेकिन हर दिन हम नई टेक्नोलॉजी के साथ इसके करीब पहुंच रहे हैं। चलिए एक कहानी सुनते हैं। कल्पना कीजिए, साल है 2077। मानवता ने मार्स पर कॉलोनी बसा ली है और जुपिटर के चंद्रमाओं की तरफ माइनिंग मिशंस भेज रही है। एक दिन सैटर्न के पास हमारे एक डीप स्पेस प्रोबे ओडिसी 7 को एक अजीब चीज मिलती है। यह ना कोई एस्ट्रॉइड है, ना कोई कॉमेट। यह एक बिल्कुल आवाज रहित काले रंग का ऑब्जेक्ट है जिसका शेप बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी सतह पर कोई निशान नहीं है। यह इतना स्मूथ है जैसे इसे पॉलिश किया गया हो। शुरू में वैज्ञानिक इसे समझ नहीं पाते, लेकिन जब वो इस पर रैडर भेजते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं। रैडर वेव्स इसके आर पार चाली जाती हैं, जैसे ये वहां है ही नहीं। दुनिया भर में खबरों में तहलका मच जाता है। यह फर्स्ट कॉन्टैक्ट का पल है। सभी देशों की स्पेस एजेंसीज मिलकर एक मिशन तैयार करती हैं। सबसे बेहतरीन एस्ट्रोनॉट्स और वैज्ञानिकों की एक टीम को इस अनजान ऑब्जेक्ट के पास भेजा जाता है। जब उनका स्पेसक्राफ्ट उसके नजदीक पहुंचता है तो वो ऑब्जेक्ट रिएक्ट करता है। उसकी काली सतह पर नीले रंग की रोशनी की लकीरें उभरती हैं, जो एक जातिल पैटर्न बनाती हैं। ये एक भाषा लगती है, एक स्वागत संदेश। एस्ट्रोनॉट्स इस पैटर्न को रिकॉर्ड करके अर्थ पर भेजते हैं, जहां दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स और लिंग्विस्ट्स इसे डिकोड करने में लग जाते हैं। कुछ हफ्तों की मेहनत के बाद वो इसे डिकोड कर लेते हैं। ये एक स्टार मैप है, लेकिन ये हमारी गैलेक्सी का नहीं, बल्कि पास की एंड्रोमेडा गैलेक्सी का है, और इसमें एक ही स्टार सिस्टम को हाईलाइट किया गया है। उसके साथ ही एक संदेश है जो गणित और भौतिकी के यूनिवर्सल नियमों में लिखा है। हम तुम्हारे इंतजार में हैं, अकेले मत आना। अपने साथ अपनी कला, अपना संगीत और अपनी कहानियां लेकर आना। ये कोई हमला नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक निमंत्रण है, एक कॉस्मिक कल्चरल एक्सचेंज का निमंत्रण। ये पहली मुलाकात हमारी सोच से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ जिज्ञासा है। इस घटना से पृथ्वी पर सब कुछ बदल जाता है। देशों के बीच की सीमाएं बेमानी हो जाती हैं। मानवता पहली बार एक प्रजाति के रूप में एकजुट होती है, एक बड़े कॉस्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए। हम समझ जाते हैं कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं और हमारा सफर अभी शुरू हुआ है। ये कहानी हमें बताती है कि पहली मुलाकात हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा, शांतिपूर्ण और परिवर्तनकारी हो सकता है। अगर हम कभी किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन से मिलते हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है, इसकी संभावनाएं अनंत हैं। सबसे पहले एनर्जी के सेक्टर में क्रांति आ सकती है। हम अभी तक फॉसिल फ्यूल्स और सोलर एनर्जी जैसे सीमित स्रोतों पर निर्भर हैं। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकती है, उसने जरूर एनर्जी का कोई बेहद एडवांस्ड स्रोत खोज लिया होगा। शायद वो जीरो पॉइंट एनर्जी का इस्तेमाल करते हों, जो स्पेस टाइम के फैब्रिक से ही एनर्जी निकाल लेती है, या शायद उनके पास ऐसी फ्यूजन रिएक्टर्स हों जो छोटे और 100% एफिशिएंट हों। ऐसी टेक्नोलॉजी हमें साफ और अनंत एनर्जी दे सकती है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। दूसरा बड़ा बदलाव आएगा मेडिसिन में। कल्पना कीजिए ऐसी मेडिकल टेक्नोलॉजी की जो हर बीमारी को ठीक कर सके। नैनोबोट्स जो हमारे खून में घूमकर कैंसर सेल्स को ढूंढकर नष्ट कर दें। ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे डीएनए को रिपेयर कर सके, जिससे जेनेटिक बीमारियां और बुढ़ापा अतीत की बात हो जाए। शायद वो कॉन्शियसनेस को एक शरीर से दूसरे में या एक डिजिटल स्पेस में ट्रांसफर कर सकते हो। इसे मनुष्य की उम्र का कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। हमारी जिंदगी लंबी, स्वास्थ्य और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी। ये मानवता के लिए एक नया युग होगा। तीसरा, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। इंटरस्टेलर ट्रैवल यानी तारों के बीच का सफर अभी हमारे लिए एक सपना है, लेकिन एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन के पास शायद FTL यानी फास्टर देन लाइट ट्रैवल की टेक्नोलॉजी हो, जैसे वर्म होल्स बनाना या स्पेस टाइम को मोड़ना। इससे हम ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर पाएंगे। कम्युनिकेशन के लिए शायद वो क्वांटम एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल करते हों, जिससे मैसेज इंस्टेंटली बिना किसी डिले के ब्रह्मांड के एक कोने से दूसरे कोने तक भेजा जा सकता है। इससे हमारा इंटरनेट कॉस्मिक स्केल का हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही हमें सावधान भी रहना होगा।
आर्थर सी क्लार्क ने कहा था, कोई भी पर्याप्त रूप से उन्नत प्रौद्योगिकी जादू से अभेड़िया है। उनकी टेक्नोलॉजी हमारे लिए जादू जैसी होगी और हम उसे समझ नहीं पाएंगे। इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी को अपनाने से पहले हमें सामाजिक और नैतिक रूप से तैयार होना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि यह टेक्नोलॉजी सबके भले के लिए इस्तेमाल हो, न कि सिर्फ कुछ लोगों के फायदे के लिए। एलियन टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार हो सकती है। ये एक सवाल है जो हमें सबसे ज्यादा डराता है और सबसे ज्यादा उत्सुक भी करता है। अगर एलियंस आते हैं तो उनका रवैया कैसा होगा? स्टीवन हॉकिंग जैसे कई वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि हमें अनजान सिविलाइजेशंस को अपनी मौजूदगी के बारे में बताने से बचना चाहिए। उनका तर्क था कि अगर हम उनसे मिलते हैं तो नतीजा वैसा ही हो सकता है जैसा कोलंबस के अमेरिका आने पर नेटिव अमेरिकन्स के साथ हुआ था। एक ज़्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है या अनजाने में ही यूज नष्ट कर सकती है। इस दुश्मन सिनारियो के पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण जो फिल्मों में दिखाया जाता है वो है संसाधनों की ज़रूरत। शायद उनका ग्रह मर रहा हो और उन्हें एक नए घर की ज़रूरत हो, या शायद उन्हें हमारे ग्रह का पानी या दूसरे मिनरल्स चाहिए हो। एक और डरावना विचार है कि वो हमें एक खतरे के रूप में देखें। शायद वो देखें कि मनुष्य एक झगड़ालू और हिंसक प्रजाति है जो परमाणु हथियारों से खेल रही है, और इससे पहले कि हम उनके लिए खतरा बने वो हमें ही खत्म कर देना बेहतर समझें। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। हो सकता है कि वो हमारे मित्र बनकर आएं। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो इंटरस्टेलर स्पेस की कठिनाइयों को पार करके हम तक पहुंची है, उसने ज़रूर अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझा लिया होगा। ऐसी प्रजाति शायद बेहद शांत, समझदार और ज्ञानी हो। उनके पास हमें देने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, ज्ञान, टेक्नोलॉजी और एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव। वो शायद ब्रह्मांड में दूसरी प्रजातियों को गाइड करने और उनकी रक्षा करने का काम करते हों, एक तरह के गैलेक्टिक गार्डियंस की तरह। अंत में एक तीसरी संभावना भी है जिसके बारे में हम कम सोचते हैं। उन्हें हम में कोई दिलचस्पी ही ना हो। हम उनके लिए उतने ही मामूली हो सकते हैं जितना हमारे लिए एक चिंती। क्या आप रुककर हर चिंती से बात करने की कोशिश करते हैं? शायद नहीं। हो सकता है कि वो हमें देखें, हमारे बारे में नोट करें और आगे बढ़ जाएं। उनके लिए हम शायद एक कॉस्मिक वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व का हिस्सा हों जिसे दूर से ऑब्जर्व करना है पर छेड़ना नहीं है। उनका इरादा दोस्ती या दुश्मनी का ना होकर सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा या तटस्थता का हो सकता है। अगर हम एलियंस से मिलते हैं तो हम उनसे बात कैसे करेंगे? उनकी भाषा कैसी होगी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारी भाषाएं हमारे शरीर, हमारे पर्यावरण और हमारे इतिहास पर आधारित हैं। जैसे ऊपर और नीचे का कॉन्सेप्ट ग्रेविटी की वजह से है। लेकिन क्या पता एलियंस ऐसी जगह से आए हों जहां ग्रेविटी ना हो, तो उनकी भाषा में इसका कॉन्सेप्ट ही ना हो। शायद उनकी भाषा बोलने या लिखने पर आधारित ना हो सकता है कि वो रंगों के जरिए कम्युनिकेट करते हों, अपने शरीर का रंग बदलकर, या शायद वो खुशबू या फेरोमोन्स से बात करते हों। एक और दिलचस्प कल्पना है कि उनकी भाषा टेलीपैथिक हो। वो सीधे विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करते हों। इसमें झूठ बोलना या गलतफहमी होना लगभग नामुमकिन होगा। ऐसी भाषा बेहद एफिशिएंट होगी, लेकिन इससे प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। उनका पूरा समाज एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की तरह काम कर सकता है, जहां हर कोई दूसरे के मन की बात जानता है। इसके अलावा उनकी भाषा गणित पर आधारित हो सकती है। गणित और भौतिकी के नियम पूरे ब्रह्मांड में एक जैसे हैं, इसलिए ये कम्युनिकेशन का एक यूनिवर्सल आधार बन सकता है। उनकी संस्कृति भी उनकी बायोलॉजी और पर्यावरण से जुड़ी होगी। अगर वो एक ऐसे ग्रह से हैं जहां हमेशा तूफान आते रहते हैं, तो उनकी संस्कृति में साहस और सरवाइव करने को बहुत महत्व दिया जा सकता है। उनके संगीत में शायद तूफान की गरज और हवा की आवाज़ शामिल हो। अगर वो एक सामूहिक प्रजाति हैं, तो उनकी कला में व्यक्तिगत उपलब्धियों की जगह सामूहिक हार्मनी को दर्शाया जाएगा। उनके लिए में शब्द का शायद कोई अस्तित्व ही ना हो, सिर्फ हम हो। उनके त्योहार और परंपराएं भी अनोखी होंगी। शायद वो अपने ग्रह के सबसे लंबे दिन का जश्न मनाते हों, या जब उनका सोलर सिस्टम गैलेक्सी के सेंटर से अलाइन होता है तब कोई बड़ा उत्सव होता हो।
उनकी कहानियाँ और मिथोलॉजी भी हमसे बिल्कुल अलग होंगी। उनके देवता शायद कॉस्मिक फोर्सेस जैसे ब्लैक होल्स या नेबुलाए हों। उनकी संस्कृति को समझना उनकी भाषा को सीखने जैसा ही होगा। एक ऐसी यात्रा जो हमें ये सिखाएगी कि सभ्य होने के हज़ारों अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये हमें अपने नज़रिए से बाहर देखने और एक विशाल कॉस्मिक टेपेस्ट्री में अपनी जगह को समझने में मदद करेगा। तो आखिर हमें एलियंस को कहाँ ढूंढना चाहिए? ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है। वैज्ञानिक कुछ खास जगहों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जहां जीवन मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। पहली जगह है हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन। ये किसी तारे के आसपास का वो इलाका है जहां तापमान न बहुत ज्यादा गर्म होता है और न बहुत ज्यादा ठंडा। ऐसे जोन में ग्रह की सतह पर पानी लिक्विड स्टेट में मौजूद हो सकता है, जो जीवन के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। हमारी पृथ्वी भी सूरज के हैबिटेबल जोन में है। इसीलिए वैज्ञानिक ऐसे एक्सोप्लैनेट्स की तलाश में हैं जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में हों। कुछ बेहद प्रॉमिसिंग कैंडिडेट्स भी मिले हैं, जैसे प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, जो हमारे सबसे नज़दीकी तारे का चक्कर लगाने वाला ग्रह है। ये सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। एक और है ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम, जो लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर है। इस सिस्टम में एक नहीं बल्कि 7 पृथ्वी के आकार के ग्रह हैं, जिनमें से 3 या 4 हैबिटेबल जोन में हैं। इन जगहों पर आने वाले समय में टेलीस्कोप से और गहरा अध्ययन किया जाएगा। लेकिन जीवन सिर्फ हैबिटेबल जोन में ही हो, यह जरूरी नहीं। हमने चैप्टर 3 में बात की थी जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा और सैटर्न के चंद्रमा एन्सेलाडुस की। ये अपने तारे से बहुत दूर हैं और बेहद ठंडे हैं, लेकिन इनकी बर्फीली सतह के नीचे इनके कोर से मिलने वाली टाइडल हीटिंग की वजह से विशाल समुद्र मौजूद हैं। इन समुद्रों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के समुद्रों की गहराइयों में है, जहां बिना सूरज की रोशनी के भी जीवन पनपता है। इसलिए ये चंद्रमा हमारे अपने सोलर सिस्टम में एलियन लाइफ ढूंढने के लिए सबसे अच्छे दावेदार हैं। एक और अनोखी जगह है टाइटन, जो सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा है। टाइटन पर पानी की नहीं बल्कि लिक्विड मेथाने और ईथाने की नदियां और झीलें हैं। इसका एटमॉस्फेयर भी काफी घना है। वैज्ञानिक इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ऐसी अजीब परिस्थितियों में भी जीवन का कोई अलग रूप पनप सकता है, जो पानी पर नहीं बल्कि मेथाने पर निर्भर हो। इसके अलावा गैलेक्सी का सेंटर भी एक दिलचस्प जगह हो सकती है। वहाँ तारे बहुत पास हैं, इसलिए एक सिविलाइजेशन के लिए दूसरी तक पहुँचना आसान होगा। हालांकि वहाँ रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, जो एक चुनौती है। इन सभी जगहों की खोज हमें जीवन की सीमाओं के बारे में नई जानकारी देगी। क्या हमारे पास एलियन लाइफ की मौजूदगी का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण है? सीधा जवाब है अभी तक नहीं। हमने अभी तक कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट, कोई एलान या कोई जिंदा एलियन नहीं देखा है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे परोक्ष यानी इनडायरेक्ट सबूत और संकेत जरूर हैं जो इस संभावना को बेहद रोचक बनाते हैं। इनमें से एक है हमारे ब्रह्मांड में जीवन के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स का हर जगह मिलना। अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन बनाते हैं मीटियोराइट्स में पाए गए हैं। पानी के अंशु यानी मॉलिक्यूल्स दूर दराज के गैस क्लाउड्स में मिले हैं। इसका मतलब है कि जीवन के लिए जरूरी सामग्री पूरे ब्रह्मांड में बिखरी हुई है। एक और दिलचस्प सबूत है एक्सट्रीमोफाइल्स का हमारी पृथ्वी पर ही मिलना। ये ऐसे जीव हैं जो बेहद कठिन परिस्थितियों में जिंदा रहते हैं, जहां हम कभी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे, जैसे ज्वालामुखियों के मुहाने पर, समुद्र की गहराइयों में हाई प्रेशर में, या अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे। इन एक्सट्रीमोफाइल्स की खोज ने जीवन की परिभाषा को ही बदल दिया है। अब हम जानते हैं कि जीवा बेहद रेजिलिएंट है और ज़रूरी नहीं कि उस पृथ्वी जैसी परफेक्ट कंडीशंस ही चाहिए हों। यह इस बात का संकेत है कि यूरोपा या मार्स जैसे ग्रहों पर भी जीवन मौजूद हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक अनुमानियां भी हैं जिनका कोई साफ स्पष्टीकरण नहीं है। 1976 में वाइकिंग लैंडर ने मार्स की मिट्टी में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिनके नतीजे बेहद अजीब थे। एक एक्सपेरिमेंट ने माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म के संकेत दिए, लेकिन दूसरे एक्सपेरिमेंट्स ने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं ढूंढे। इन नतीजों पर आज भी बहस जारी है। इसके अलावा हाल ही में वीनस के बादलों में फॉस्फीन गैस मिलने की खबर आई थी। पृथ्वी पर फॉस्फीन गैस अक्सर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से जुड़ी होती है। हालांकि बाद के अध्ययन इस पर सवाल उठा रहे हैं।
लेकिन इसने एक नई बेहिस छेद दी है। और फिर हैं वो अनजान घटनाएं, जैसे उमुआमुआ। ये 2017 में हमारे सोलर सिस्टम से गुजरने वाला पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था। इसका आकार बेहद अजीब, एक सिगार जैसा था, और इसकी गति में एक अजीब सा एक्सेलरेशन देखा गया जिसे सूरज की ग्रेविटी से एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। हार्वर्ड के प्रोफेसर अवी लोब जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने यह आशंका जताई कि यह एक एलियन टेक्नोलॉजी, जैसे कि एक सोलर सेल, हो सकती है। हालांकि ज़्यादातर वैज्ञानिक इसे एक नेचुरल फिनोमिनन मानते हैं, लेकिन ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ है जिसे हम नहीं जानते। ये सबूत नहीं, पर दिलचस्प संकेत जरूर हैं। मान लीजिए दुश्मन एलियन वाला सिनारियो सच हो जाता है, तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? ये एक गंभीर सवाल है। अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड है कि वो इंटरस्टेलर स्पेस ट्रैवल करके हम तक पहुंच सकती है, तो उनकी टेक्नोलॉजी हमसे हजारों या लाखों साल आगे होगी। उनके साथ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हमारे लिए वैसा ही होगा जैसे एक चिंटी का एक इंसान से लड़ना। हमारे परमाणु हथियार भी उनके लिए पताखों जैसे हो सकते हैं। इसलिए सीधी लड़ाई शायद सबसे बुरा विकल्प होगा। तो हमारा पहला सुरक्षा उपाय हो सकता है छिपना। इसे द डार्क फॉरेस्ट थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड एक अंधेरे जंगल की तरह है और हर सिविलाइजेशन एक शिकारी है। कोई भी सिविलाइजेशन अपनी मौजूदगी का शोर नहीं मचाना चाहती, क्योंकि उसे डर है कि कोई और ज्यादा शक्तिशाली शिकारी उसे सुनकर नष्ट ना कर दे। इसलिए सबसे सुरक्षित रीति है चुप रहना। इसका मतलब है कि हमें सेटी जैसे प्रोजेक्ट्स में सुनना तो चाहिए, लेकिन मेटी यानी मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे प्रोजेक्ट्स जिसमें हम मैसेज भेजते हैं, उन पर रोक लगा देनी चाहिए। जब तक हम उनके बराबर शक्तिशाली नहीं हो जाते, तब तक चुप रहना ही समझदारी है। दूसरा उपाय है यूनिटी यानी एकता। अगर कोई बाहरी खतरा आता है, तो हमें एक प्रजाति के रूप में एकजुट होना होगा। देशों के बीच के झगड़े, राजनीति और सीमाओं को भूलकर एक प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम बनाना होगा। इसमें सिर्फ मिलिट्री नहीं, बल्कि वैज्ञानिक, डिप्लोमेट और स्ट्रैटेजिस्ट भी शामिल होंगे। हमें उनकी कमजोरियों को समझने की कोशिश करनी होगी। शायद उनकी बायोलॉजी हमारे ग्रह के किसी वायरस या बैक्टीरिया के प्रति कमजोर हो, जैसा कि वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में दिखाया गया था। या शायद उनकी साइकोलॉजी में कोई ऐसी चीज हो जिसका हम फायदा उठा सकें। अंत में सबसे अच्छा बचाव ज्ञान हो सकता है। हमें तेजी से अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना होगा। हमें कॉस्मिक स्केल पर सोचना शुरू करना होगा। इसका मतलब है मार्स और दूसरे ग्रहों पर सेल्फ सफिशिएंट कॉलोनीज बनाना। अगर पृथ्वी पर हमला होता है, तो मानवता के कुछ हिस्से दूसरी जगहों पर सुरक्षित रह सकें। ये डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट वाली स्ट्रैटेजी है। एलियन से सुरक्षा का मतलब सिर्फ हथियार बनाना नहीं है, बल्कि एक ज्यादा समझदार, एकजुट और रेसिलिएंट प्रजाति बनना है, जो ब्रह्मांड की किसी भी चुनौती का सामना कर सके। तो हमने एलियन से जुड़ी 10 दिलचस्प बातों पर चर्चा की। हमने उनकी मौजूदगी की वैज्ञानिक संभावनाओं से लेकर उनके साथ पहली मुलाकात की कल्पना तक का सफर तय किया। हमने देखा कि ब्रह्मांड कितना विशाल और आश्चर्यजनक है, और इसमें जीवन के कितने अनोखे रूप मौजूद हो सकते हैं। ये विषय हमें सिर्फ दूसरी दुनियाओं के बारे में नहीं, बल्कि खुद अपने बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। जब हम इस कॉस्मिक पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, तो हमारे रोजमर्रा के झगड़े, हमारी सीमाएं और हमारे मतभेद बहुत छोटे लगने लगते हैं। हम सब एक ही विशाल कॉस्मिक समुद्र में तैर रहे एक छोटे से नीले ग्रह के यात्री हैं। एलियन की खोज सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयास नहीं है, ये मानवता की अपने अस्तित्व को समझने की एक गहरी इच्छा का प्रतीक है। क्या हम अकेले हैं? इस सवाल का जवाब, चाहे हाँ हो या ना, मानवता के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। अगर जवाब हाँ है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस अनमोल जीवा को, इस चेतना की लौह को सुरक्षित रखें और पूरे ब्रह्मांड में फैलाएं। और अगर जवाब ना है, तो इसका मतलब है कि हम एक बड़े कॉस्मिक परिवार का हिस्सा हैं और हमें अपनी जगह उस परिवार में बनानी है। दोनों ही सूरतों में हमें आगे देखते रहना होगा, खोजते रहना होगा और सवाल पूछते रहना होगा। आसमान में देखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि हर तारा एक नई संभावना है, एक नई कहानी है। शायद किसी दिन उन्हीं तारों में से किसी एक से हमें वो संदेश मिले जिसका
हम सदियों से इंतजार कर रहे हैं। तब तक आइए इस खोज का आनंद लें। आपको इनमें से कौन सी बात सबसे रोचक लगी? कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।